Good evening, sir. इवनिंग। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट आपको? No, sir. हाँ तो मैंने पढ़ाया था लास्ट। सर हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन करवा दिया था। हाँ, दो तरह के एंगल हमने डिफाइन किया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। यस सर, यस सर। एक नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे डिफाइन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस के ऊपर पुश करूं या पुल करूं, कौन ज्यादा इजियर होगा। या इसी चीज को आपको स्कूल में एक सवाल पूछता है कि किसी लॉन रोलर, मतलब एक रोलर किसी लॉन को पैकिंग करने के लिए अगर मैं यूज करूं, पुल करना ज्यादा आसान होगा, पुश करना ज्यादा आसान होगा, तो उसको कैलकुलेट कीजिए या डिफाइन कीजिए। सो पुलिंग और पुशिंग of a body on a rough surface. मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ब्लॉक लीजिए। इस ब्लॉक पे मैं पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पुश दे रहा हूँ। पुश द मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब इस पर्टिकुलर फोर्स F, इस फोर्स के दो डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मान लीजिए मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइन होगा, तो इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। वन अलोंग दिस पर्टिकुलर पाथ, दैट वुड बी F टाइम्स cos थीटा, और एक मेरे पास इस डायरेक्शन में F टाइम्स sin थीटा। तब इसके लिए अगर मैं इसके ऊपर और फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे वो डिफाइन करूं। एक फोर्स एक्ट करता होगा इसके मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। अब चूंकि पूरा किसी रफ सरफेस पे है तो एक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता होगा व्हिच इज फ्रिक्शन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड किस पे करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे, ऐसा कुछ पढ़ा था। So, तो मैं यहाँ पे चेक करूं कि नॉर्मल रिएक्शन किस केस में, या नॉर्मल रिएक्शन इस पर्टिकुलर केस में कितना ज्यादा और कितना कम होगा उसके बेस पे। The total upward force, total downward force should be equal. The total upward force is F times sin theta plus normal reaction should be equals to mg. तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू, नहीं F sin थीटा भी नीचे की तरफ है तो उसको भी उधर की तरफ बनाते हैं। तो यहाँ पे टोटल अपवर्ड फोर्स सिर्फ n है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स F sin थीटा प्लस mg है। इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक। तो ये मेरे पास फर्स्ट सिचुएशन है उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जब मैं उसको पुश कर रहा हूँ तब। एक सेकेंड सिचुएशन जब मैं उसको पुल करूं तब क्या हो सकता है। तो मान लीजिए पुल कर रहा हूं तो इसको किसी एंगल पे किसी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सेम फोर्स F, इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल एक अलोंग वर्टिकल, एंड ये इंक्लिनेशन सपोज कर लीजिए थीटा। तो इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो जाएगा F टाइम्स cos थीटा, एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा F टाइम्स sin थीटा। नेक्स्ट उसके मास की वजह से जो कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड mg, सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, एंड अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में F। तब मैं इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करूं तो टोटल अपवर्ड फोर्स n प्लस F sin थीटा should be equals to mg. So यहाँ पे n is equals to mg minus F times sin थीटा। So यहाँ से अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं म्यू टाइम्स
नॉर्मल रिएक्शन, तो ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन वाइल पुशिंग द ऑब्जेक्ट, तो इसको N1 मान लीजिए, N1, और ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन वाइल पुलिंग द ऑब्जेक्ट N2, N2। अब मैं इन दोनों में कंक्लूड करूं किसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, बता सकते हैं? आपको दिखने से किसमें नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा दिख रहा है, पुल करने में या पुश करने में? ये पुशिंग की कंडीशन है जब मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, और ये पुल करने की कंडीशन है। अदिति, Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. मैंने दो डिफरेंट सिचुएशन लिए हैं। एक में मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश दिया है विद सम फोर्स F व्हिच इज इंक्लाइंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तब उसके लिए दो डिफरेंट कंपोनेंट मैंने ब्रेक किया, एंड उसके हिसाब से मैं नॉर्मल रिएक्शन N1 कैलकुलेट किया। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूं बाय सेम फोर्स F एट द सेम इंक्लिनेशन थीटा विद हॉरिजॉन्टल, उसके लिए मैंने कंपोनेंट ब्रेक किया, उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन डिफाइन किया। किसमें नॉर्मल रिएक्शन आपको ज्यादा दिख रहा है, N1 या N2? Sir, N2? हे भगवान, यहाँ पे F sin थीटा प्लस mg है Yes, और यहाँ sir. पे mg Yes. माइनस F sin थीटा है, तो आपको N2 बड़ा कैसे दिख रहा है? आलिया, कौन सा बड़ा दिख रहा है, N1 या N2? Sir, N1? N1, क्योंकि यहाँ पे दोनों सम है और यहाँ पे दोनों डिफरेंस है, तो डिफरेंस होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, सम होगा तो डिफरेंस मतलब वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो उतना वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू मूव करने में, ठीक। इसलिए बोल सकता हूँ पुश करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू पुल करना उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, बोल सकते हैं। Sir, एक बार repeat कर सकते हैं? Yes, sir. हमने यहाँ पे डिफाइन किया नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों सिचुएशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस F sin थीटा प्लस mg है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरे वाले कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन दोनों का डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि पुल करने में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स कम ऑफर करेगा। पुश करने में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसी बेस पे डिफाइन कहता है या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसी लॉन रोलर को पुल करना या पुश करना कौन ज्यादा इजी होगा। आप बोलिएगा पुल करने में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी, इसीलिए वो लेसर फ्रिक्शन ऑफर करेगा, इसीलिए वो इजी टू मूव होगा। आई बात समझ? Yes, sir. ओके, सो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं एज normal reaction while pulling is smaller, hence friction would be lesser, therefore it will be easier to pull the body as compared to pushing. अदिति, ये समझ आया आपको? Yes, sir. इसको लिख लीजिए।
Yes, sir. आलिया लिख लिया आपने? So it's 8 minutes. डन। Yes, sir. तब यहाँ से एक टर्म और भी लिखिएगा, फॉर द सेम रीजन हम डिफाइन कर सकते हैं पुलिंग ऑफ अ लॉन रोलर इज easier than pushing it. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने डिफाइन किया पुल करना ज्यादा आसान, फिर एक सवाल पूछता है कि कितने इंक्लिनेशन पे उस पर्टिकुलर फोर्स को मैं अप्लाई करूं, या उस फोर्स की वैल्यू कितनी मिनिमम से मिनिमम हो सकती है, उसको कैलकुलेट कीजिए व्हाइल पुलिंग द बॉडी। सो एक नेक्स्ट कंसेप्ट डिफाइन करता है मिनिमम फोर्स टू पुल द बॉडी। तब इसके लिए देखिए क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे पास ये ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट, तो ये मेरे पास फोर्स F एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ये कुछ थीटा एंगल का इंक्लाइन, तो ये टर्म हो जाएगा F टाइम्स कॉस थीटा, ये टर्म हो जाएगा F टाइम्स साइन थीटा। फिर मैंने डिफाइन किया था एक वर्टिकली डाउनवर्ड mg सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, एंड इस पे फ्रिक्शन एक्ट करता होगा इस डायरेक्शन में F। सबसे मिनिमम फोर्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना होना चाहिए, तो आप बोलिएगा जब एक्सटर्नल फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स को जस्ट ओवरकम कर दे, तभी तो ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। Yes, sir. सो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, F cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन और ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों यूज कर सकते हैं, और जस्ट इक्वल टू बोल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो n प्लस F टाइम्स साइन थीटा should be equals to mg. So n is equals to mg minus f sin theta, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था सेम टर्म। तब मैं यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स डिफाइन करूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, mg माइनस f टाइम्स sin थीटा। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तब ये टर्म आ जाएगा f टाइम्स cos थीटा is equals to mu times of mg minus f times sin theta। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. आलिया को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब यहाँ पे f दो डिफरेंट जगह है, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में और एक यहाँ पे राइट साइड में, मुझे उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैं इसको रीअरेंज करके f को एक साइड ले जाने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया म्यू टाइम्स ऑफ mg माइनस म्यू टाइम्स ऑफ f cos थीटा। अब इसको लेफ्ट साइड ले जाऊं, वहां से f कॉमन करूं, सो ये टर्म आ जाएगा साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा, इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, f दोनों में से कॉमन कर दिया, तो हो जाएगा म्यू टाइम्स साइन थीटा
इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो मुझे f कैलकुलेट करना था, सो f वुड बी म्यू टाइम्स ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू टाइम्स sin थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब मुझे डिफाइन करना है फोर्स की मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे फोर्स डिपेंडेंट किस पे है? तो आप बोलिएगा म्यू पे एंड थीटा पे। आप म्यू को चेंज नहीं कर सकते, एमजी को चेंज नहीं कर सकते, बट थीटा को चेंज कर सकते हैं। सो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स है वो थीटा डिपेंडेंट एक फंक्शन हो गया है। बोल सकते हैं। Yes, sir. फिर हमने एक टर्म पढ़ा था, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0। बोल सकते हैं। Yes. अब मैं यहां से डिफाइन करूं कि इस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू मिनिमम होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम हुआ तो f कैसा होगा? मिनिमम। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कैसे प्रूव करूं? तो आप उसको सिंपली डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो वहां से f मिनिमम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे आप तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना सिखाता हूँ। Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए जो लास्ट पार्ट आया, ठीक, उसके बेस पे डिफाइन करूं तो आपके पास रिलेशन है f इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा। मुझे f की वैल्यू मिनिमम होने के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। उस फंक्शन के मैक्सिमम होने की कंडीशन कि उसका डेरिवेटिव 0 की इक्वल होना चाहिए। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फॉर f टू बी minimum, derivative of that particular term cos theta times should be equals to 0। अब अगर मैं cos थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा प्लस म्यू। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। साइन को उधर ले जाइए तो म्यू इज cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा नीचे में तो म्यू इज इक्वल्स टू सिंपली tan थीटा। यहाँ से एक रिलेशन होता है, ठीक। इस पर्टिकुलर रिलेशन के बेस पे आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, क्योंकि मुझे साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों की वैल्यू निकालनी है। इसको आप थीटा मान लीजिए। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। सो वी कैन राइट म्यू डिवाइडेड बाय 1। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आलिया यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब क्या कीजिए, हमारे पास वैल्यू आ गई कि थीटा मिनिमम कितना होना चाहिए या थीटा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। सो एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
So 1 by mu square plus 1 plus mu times sin theta, which is perpendicular by hypotenuse. दोनों के डिनोमिनेटर में सेम सेम कॉमन हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन जी रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर. अब देखिए इस टर्म का पावर 1 है और इस टर्म का पावर रूट है, तो आपस में कैंसिल आउट हो सकता है. सो वी लेफ्ट विद म्यू टाइम्स ऑफ एन जी डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1. This will be your minimum force to pull any object on any rough inclined plane, rough horizontal plane. समझ आया? Yes, sir. आगे कोई डाउट यहाँ तक सॉल्व करने में? हमने एफ मिनिमम के बाद जो आपने किया है ना, मुझे वहाँ पे थोड़ा डाउट आता है. कौन सा? जो आपने ब्लू से किया है ना जितना भी पार्ट, उसमें देखिए doubt आ रहा है. सबसे पहले मैंने थीटा को डिफरेंशिएट करके जीरो के ऊपर पुट किया ताकि वहां से एक रिलेशन आया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. मुझे क्या करना है इन पर्टिकुलर टर्म में, अननोन टर्म मेरे पास क्या है cos थीटा एंड sin थीटा, क्योंकि वो वेरिएबल टर्म है, उसकी वैल्यू मुझे कन्वर्ट करनी है. तो मैं सिंपली यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू म्यू परपेंडिकुलर, तो उसके बेस में कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1 होगा. तो मैं वहां से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर म्यू बेस मेरे पास 1, तो इन दोनों को यूज करके मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ. Yes, sir. अब इस वैल्यू को उस पर्टिकुलर टर्म में पुट कर दीजिए. cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बेस मेरे पास कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. Yes, sir. sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना था म्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना था मेरे पास अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1. सही है. Yes, sir. सर यहीं तक डाउट था. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन करके न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड फिर सॉल्व हो जाएगा. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. ओके. यहाँ तक कोई डाउट? अदिति, No, sir. ये
सारी चीजें हमने डिफाइन की हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ब्लॉक मूवमेंट करे उसके लिए। अगर मैं सेम टर्म किसी इंक्लाइन प्लेन में डिफाइन करूं तो देखिए वो कैसे हो सकता है। मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन इस तरह से है, दोनों इंक्लिनेशन सेम है। मैंने किसी ब्लॉक को एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश की एंड एक बार नीचे ले जाने की कोशिश की विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो उस बिहाफ पे। तो क्वेश्चन पूछता है कि उन फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका रेशियो अगर गिवन हो तो म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो टर्म कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। फर्स्ट, गोइंग डाउनवर्ड, इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा पहले मैं आपको वो बताता हूँ। एक फोर्स एक्ट करता होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, तब उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट, वन अलोंग द प्लेन एंड वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कुछ इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड कुछ इस डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, अब मैं उनकी वैल्यूज डिफाइन कर लूं तो देखिए कौन कौन सा टर्म होगा। ये मेरे पास है mg, ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, तो ये टर्म हो जाएगा मेरे पास mg टाइम्स cos थीटा। ये मेरे पास हो जाएगा mg टाइम्स sin थीटा। ये मेरे पास बैकवर्ड फ्रिक्शन और ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन n। यहाँ तक कोई डाउट? अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को नीचे की तरफ ले जाना है तो यहाँ पे चेक करूंगा कि mg sin थीटा क्या f से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि mg sin थीटा f से लार्जर है, इसीलिए मुझे उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कुछ फोर्स अप्लाई की जरूरत पड़ेगी ताकि उसको स्लाइड सिंपली किया जाए, कोई एक्सेलरेशन में ना हो। इसीलिए मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसको मान लीजिए F1, सो दैट कि जो पूरा ब्लॉक है वो कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ स्लाइड करे। तो देखिए इसमें कौन कौन सा फोर्स है। तो मेरे पास है अपवर्ड डायरेक्शन में F1 प्लस फ्रिक्शन should be equals to mg times sin theta. सो अगर मैं यहाँ से F1 डिफाइन करूँ तो F1 will be equals to mg times sin theta minus friction. Friction is equals to mu times normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा। दोनों में से mg कॉमन कर लीजिए, सो वी लेफ्ट विद sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स cos थीटा। तो मुझे इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे ताकि वो कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ स्लाइड कर पाए। ये समझ आया? Yes, sir. अगर मैं सेम सिचुएशन इस पर्टिकुलर राइट साइड में ब्लॉक में देखूं कि मुझे उसको स्लाइड करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसमें भी एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल, एक मेरे पास सरफेस के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट मेरे पास होता है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। एंड फ्रिक्शन, अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं तो फ्रिक्शन इसमें नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट लगता है। तो फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नीचे की तरफ। सो मुझे एक फोर्स अप्लाई कर जरूरत पड़ेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन टू मूव दिस पर्टिकुलर ब्लॉक अपवर्ड। यहाँ पे पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा था, नीचे की तरफ।
इस तरह। तो इस पर्टिकुलर फोर्स को बोल दीजिए F2। ये मेरे पास टर्म mg sin थीटा, ये मेरे पास टर्म mg, ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, ये मेरे पास टर्म mg cos थीटा, ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, और ये मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स F। ये समझ आया? Yes, sir. तो यहाँ पे भी अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, सो टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ, टोटल अपवर्ड फोर्स F2, टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स cos थीटा, मतलब म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स mg cos थीटा। दोनों में से mg कॉमन कर लीजिए, तो ये बच जाएगा sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स cos थीटा। तो ये फोर्स while moving the block upward direction and ये फोर्स while moving the block in downward direction। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि दोनों का रेशियो निकालिए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है एंड F2 अपॉन F1 उसकी वैल्यू 3 है, तो बताइए म्यू की वैल्यू कितनी होगी। ये अलग अलग नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं वो सारे कॉन्सेप्ट डिफाइन करता हूँ, सॉल्व करना बताता हूँ। Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? सर बस डायग्राम बनाने में सीख रहे हैं। Done, sir. ओके, नीट में क्वेश्चन पूछा, उसने कहा if theta is equals to 45 degree and F2 upon F1 is equals to 3, then find mu। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, मैंने सारे चीजें कैलकुलेट कर दी है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3 के इक्वल कर दीजिए, वहां से म्यू की वैल्यू बचेगी।
सॉल्व हुआ? और कोई डाउट हो तो पूछिए। तो मेरे में तो म्यू कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल आउट हो जा रहा है। पता नहीं सर, ऊपर नीचे निकालने में अच्छा, कैंसिल। आलिया आपने सॉल्व किया? मैं कर रही थी। देखिए आपके पास वैल्यू है f2 अपॉन f1, तो इसके लिए आपके पास वैल्यू थी म्यू जी टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस थीटा डिवाइड बाय एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ था। यस सर। यस सर। mg and mg gets cancel out. f2 upon f1 is 3. थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2, इसी तरह साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से अगर मैं 1 बाई रूट 2 कॉमन कर लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस म्यू, नीचे से अगर मैं 1 बाई रूट 2 कॉमन कर लूँ तो हो जाएगा 1 माइनस म्यू। ठीक है, यस सर। तो ये टर्म भी कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, so it will be 3 minus 3 times of mu is equals to 1 plus mu, mu एक तरफ तो हो जाएगा 3 minus 1 is equals to 4 times of mu और simply equals to 1 by 2 और 0.5। कहाँ कैंसिल आउट हुआ mu? फिर पता नहीं बीच में कैंसिल हो गया। अच्छा, मे भी शायद कहीं कैलकुलेशन में आपने बड़ी गड़बड़ की होगी इसलिए। आलिया समझ आया ये? यस सर। ओके, इसको लिख लीजिए, ये याद रखिएगा। यस सर। आलिया लिख लिया आपने? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी दो डिफरेंट ब्लॉक कंबाइंडली मूव करती हो तो उसके बीच में कंडीशन क्या होगी और वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टर्म डिफाइन होता है कंबाइंड मोशन। जैसे आपके पास कोई एक ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके ऊपर कोई अनदर ब्लॉक प्लेस है इस तरह। ठीक, अभी मैंने सिर्फ जो दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में, सिर्फ उनके बीच में रफनेस है एंड इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास कैपिटल एम ले लीजिए, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास स्मॉल एम ले लीजिए। मैंने फोर्स अप्लाई किया फर्स्ट नीचे वाले ब्लॉक पे, तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दीज टू ब्लॉक्स वुड मूव टुगेदर। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। एक ब्लॉक ये, एक इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से जो अपर ब्लॉक है ये, उस पर फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये ब्लॉक अगर राइट साइड में मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो अपर ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा, यस सर। अगर नीचे जो रेड वाली ब्लॉक है वो राइट साइड में अगर मूवमेंट करे तो अपर ब्लॉक किधर जाएगा, वो भी राइट साइड में जाएगा। अभी राइट साइड में नहीं जाएगा। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो उस पे एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा which यस is against the direction of acceleration of system, इस डायरेक्शन में कितना ma। यस सर।
लेकिन वहां पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट, इसलिए इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में एफ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन mg। सो मैं बोलूं कि वो ब्लॉक जो अपर ब्लॉक है उसको इस डाउनवर्ड ब्लॉक के साथ स्टेशनरी रहना है, तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यस सर। आगे ये बात समझ में आई। यस सर। इसीलिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ma should be equals to mu times mg। mm gets cancel out, so a would be mu times g। मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर सिस्टम का कितना होना चाहिए, म्यू टाइम्स जी होना चाहिए। इससे ज्यादा एक्सेलरेट अगर मैं करूंगा तो ग्रीन ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव करने लगेगा, दोनों कंबाइनली मूव नहीं कर सकता। तब इसके बेस पे अगर मुझे एफ कैलकुलेट करना है, ये क्या कहता है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास मेरे पास कितना है m प्लस m, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू टाइम्स g। ये समझ आया। यस सर। ओके, तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है कि अगर मैं लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मुझे एफ की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। यस सर। आगे लिखिए आपने, इसी में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पूछता है। जैसे मेरे पास ये वर्ड ब्लॉक था, उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया। अब मैं फोर्स लोअर ब्लॉक पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अपर ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा हूँ एफ। दोनों के बीच में जो रफनेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है। तब मुझे एफ की वैल्यू कितनी मिनिमम होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सिस्टम को टुगेदर मूव कराने के लिए, तो मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या होगा। ये मेरे पास अपर ब्लॉक एंड ये मेरे पास लोअर ब्लॉक। जैसे मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा एफ, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किधर एक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इसके जस्ट ऑपोजिट इस डायरेक्शन में स्मॉल एफ, which would be equals to mu times normal reaction mg। ऐसा कुछ होगा। अगर मैंने बताया यस था सर। कि कोई भी दो डिफरेंट सिस्टम है इस तरह, अगर मैं इसको आगे या पीछे स्लाइड करता हूँ तो किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड है तो दूसरा सरफेस जो कॉन्टैक्ट में उस पर फ्रिक्शन किधर का एक्ट करता है। आगे क्या पूछा आपने। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, घूमिए उसकी। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा कि दो डिफरेंट ब्लॉक है इस तरह कनेक्टेड। अगर मैं इसको राइट इस तरह से मैं स्लाइड करूं इस वाले ब्लॉक को राइट से या फॉरवर्ड, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। तो उसी तरह अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर देखूं तो ये तो नीचे जा रहे हैं ना, तो इसमें फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन। सेम उसी तरह यहाँ पे इस अपर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो लोअर ब्लॉक के ऊपर सेम फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा,
opposite right. ऐसा हो सकता है। अब यही फोर्स क्या करेगा, इस लोअर ब्लॉक को आगे स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर रफनेस अगर नहीं होती तो सिर्फ अपर ब्लॉक स्लाइड कर जाता, लोअर ब्लॉक पे कोई मूवमेंट नहीं होती। तो लोअर ब्लॉक को जो मूवमेंट कराने वाला फोर्स है वो कौन है, फ्रिक्शन, जो इन दोनों के बीच में। बोल सकते हैं इस ब्लॉक का मास मान लीजिए m। सो अगर ये राइट साइड में एक्सेलरेट करे सम एक्सेलरेशन a से, so we can say ma should be equals to mu times of mg। so यहाँ से a कैलकुलेट करूं तो this would be m over capital M times g। बोल सकते हैं। Yes, sir. आगे ये समझ आया। Yes, sir. So according to second law, net force should be equals to total mass of the system times acceleration। तो total mass मेरे पास कितना है, m plus m, और acceleration मेरे पास कितना आया, mu times m over capital M times g। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों पे बेस्ड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर क्वेश्चन पूछना होगा। ठीक है, इसको Yes, लिख sir. लीजिए। Yes, sir. आलिया लिख लिया आपने। Yes, sir. ओके, ये फ्रिक्शन के बेस पे कंबाइंड मोशन किसी भी दो बॉडी सिस्टम इस तरह से डिफाइन हो सकती है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बैंकिंग ऑफ रोड। पहले मैं बताता हूँ बैंकिंग का मतलब क्या होता है। आप जैसे किसी भी कर्व ट्रैक के ऊपर जाइए, ठीक, जैसे फ्लाईओवर हो किसी जगह, तो जहां कहीं भी कर्व ट्रैक होता है तो देखिएगा जैसे जैसे कर्व होना शुरू होता है उसके आउटर साइड से जो रोड होती है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। देखा कभी? Yes, sir. तो उसी पर्टिकुलर एक और बार सर रिपीट कर दीजिए। जैसे कोई भी अगर ट्रैक देखिए, रोड देखिए, ठीक है, अगर वो रोड कर्व रोड हो, मतलब कोई सर्कुलर पाथ ओबे करता हो, तो कभी भी फ्लैट सरफेस नहीं हो सकता। ठीक, थोड़ा सा वो इंक्लाइन होता है फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये आउटसाइड है, उस पॉइंट से वो थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। ठीक, कुछ इस तरह से ऐसे। तब इस इंक्लिनेशन ऑफ द रोड, ताकि वो पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर कोई भी गाड़ी सेफली मूव कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो भी कर्व ट्रैक के ऊपर मूवमेंट करती है उस पर एक आउटसाइड फोर्स एक्ट करता होता है ले जाने के लिए, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब पहले इसका मतलब क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। दो टर्म होता है, एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता हो फ्रॉम सेंटर, ताकि उसको सर्कुलर पाथ की तरफ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे कोई आप थ्रेड लीजिए, उसमें एक स्टोन बांध दीजिए एंड उस पर्टिकुलर थ्रेड को रिवॉल्व कराइए सर्कुलर पाथ में, तो क्या होगा, आपने उस पर्टिकुलर थ्रेड को पकड़ रखा है फ्रॉम सेंटर, ताकि इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई हर पॉइंट पे, ताकि दिस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो a force which keeps the block or body to move along circular path from their center, तब उस पर्टिकुलर फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल फोर्स नहीं होता, किसी भी फोर्स जो उसको नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता हो
ताकि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पाए, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अगर सेंटर से एक्ट करता हो तब। जैसे जहां पे टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा मून का अर्थ को अपनी तरफ रिवॉल्व कराने के लिए, या अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मून की तरफ अपनी तरफ रिवॉल्व कराने के लिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए। तो ये सारे कंडीशंस सेंटर से एक सोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल करा रहा है, तब उस पर्टिकुलर फोर्स को हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें होता क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, हर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कहाँ करने की कोशिश करता है? स्ट्रेट पाथ में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बोल सकते हैं Yes, sir. अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कराना है, अभी जैसे डायरेक्शन इसका कैसा है, इधर की तरफ, मुझे इस डायरेक्शन को चेंज कराना है तो मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी ताकि इसका डायरेक्शन चेंज होकर कुछ ऐसा हो जाए। फिर से फोर्स अप्लाई कीजिए, फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाए, फिर फोर्स अप्लाई कीजिए, फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाए, फिर फोर्स अप्लाई कीजिए, फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो हर पॉइंट पे हमने उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया उसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए। ठीक, अगर मैं फोर्स अप्लाई ना करूं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश करूंगी। हो सकते हैं। Yes. तब मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट मूव कर रहा था, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया उसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए, ठीक, अंदर की तरफ, तब वो फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा देगा। उस पर्टिकुलर फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। एंड वही मैं यहाँ पे किस पर्टिकुलर टर्म्स यूज कर रहा था, टेंशन एज अ सोर्स देकर। ठीक, अब देखिए इसका उल्टा, जब आप उसको रोटेट कराइएगा तो आप फील करिएगा कि आपके हाथ के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है जो उस ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहा है हर पॉइंट पे। बोल सकते हैं Yes. Yes, sir. तो वो पर्टिकुलर फोर्स डेवलप क्यों हुआ? उसके डायरेक्शन की चेंज करने की वजह से, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था चेंज करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक्ट करता है। उस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स, जो हर सर्कुलर बॉडी में एक्ट करता होता है उसको आउटवर्ड अवे फ्रॉम द कर्वेचर ले जाने के लिए। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल का मतलब फोर्स जिसका सोर्स सेंटर से हो, उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करता है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड ले जाने के लिए एक फोर्स डेवलप होता है। ठीक, उस फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंट्रीपिटल के अगेंस्ट एक्ट करता है। बोल सकते हैं Yes, sir. Yes, sir. अगर सेंटर से कोई सोर्स ना हो तो हर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो अब आप याद रखिएगा, सेंटर से कोई सोर्स कनेक्टेड हो तो वो सेंट्रीपिटल होगा, अगर सेंटर से कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं होगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। ये बात समझ में आए? Yes, sir. ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल इस कर्व ट्रैक पे मूव कर रही है। कर्व ट्रैक की कैसा है? नॉर्मल फ्लैट रोड ऐसा होता है, बट कर्व होने की वजह से फ्रॉम आउटसाइड थोड़ा सा मैंने इंक्लाइन कर दिया ताकि ये ऐसा कर्व ट्रैक हो जाए। आई बात समझ? Yes, sir. तब इस पे कोई भी सोर्स फ्रॉम सेंटर नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करता होगा उसको कर्वेचर के अगेंस्ट ले जाने के लिए। उस फोर्स को मैं कौन सा फोर्स बोलूंगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसकी भी वैल्यू सेम उतनी ही होती है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है। आई बात समझ? Yes, sir. अब मुझे इस फोर्स को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर ट्रैक में। तो हमने क्या किया, उस ट्रैक को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया। बोले क्यों? उसकी वजह से होगा क्या
इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह, एंड यही पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज वो जो व्हीकल होती वो स्किड कर जाती अवे फ्रॉम द कर्वेचर। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करता होगा कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि व्हीकल आउटवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। तब इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एंड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट इस पर्टिकुलर व्हीकल के पास इतने सारे फोर्सेस एक्ट करते होंगे। तो ये मेरे पास है कोई नॉर्मल रिएक्शन, इस पॉइंट पे ग्रेविटी mg, ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, इसलिए इस नॉर्मल रिएक्शन के पास दो डिफरेंट कंपोनेंट, एक n cos थीटा और एक n sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अगेंस्ट ये मेरे पास एंगल थीटा, ये डिफरेंट कंपोनेंट f cos थीटा हो जाएगा एंड ये कंपोनेंट f sin थीटा हो जाएगा। आलिया पहले बैंकिंग का मतलब समझ आया नहीं आया? सर ये समझ जाते हैं बट नो समझ। हाँ देखिए, बैंकिंग का मतलब सिंपली क्या होगा, ये जो ट्रैक था वो पहले फ्लैट था, तो फ्लैट रोड के ऊपर आउटसाइड के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता, नॉर्मल रिएक्शन सीधे सीधे वर्टिकल एक्ट करता है, तो उसके कोई भी कंपोनेंट नहीं होते, तो इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं होता। तो मुझे क्या करना है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, इसीलिए इस ट्रैक को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिए ताकि इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएं, जिसमें से ये कंपोनेंट together with friction would capable to balance this particular outward centrifugal force. ये समझ आया? यस सर। So this inclination of track from horizontal, with respect to horizontal at some angle theta is called banking of fluid. अदिति ये समझ आया? Yes, sir. बैंकिंग डिफाइन कैसे करते हैं? तो आप बोलिएगा the inclination of curve track from outside with respect to horizontal to overcome centrifugal force so as to move or drive safely is called banking of fluid. तो अभी मैंने जो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं नॉर्मल रिएक्शन के और फ्रिक्शन के लिए, ये तब होगा जब वो बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करती होगी तब। इस कंडीशन में फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये हमने सॉल्व किया फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं पहले मैं वो देख लूं। तो पहला वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फोर्स है, n टाइम्स साइन थीटा प्लस f टाइम्स कॉस थीटा, इसके इक्वल है mv स्क्वायर बाय r। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक फोर्स है मेरे पास n cos थीटा, डाउनवर्ड है मेरे पास mg और मेरे पास f sin थीटा। f sin थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, सो इट विल बी n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो देखिए राइट साइड में m कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, ये मैंने sir. दो इक्वेशन माने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ देखिए m और यहाँ पे देखिए m कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, sir. पहले यहाँ पे इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे।
वेलोसिटी की वैल्यू निकालता हूं। नीट 2018 में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पूछ लिया था मैंने। आपके स्कूल के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, डिराइव करने के लिए एंड एक्सप्लेन करने के लिए। यस सर। आलिया आपने लिख लिया? सब बस एक मिनट। Done, sir. Okay. अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं। ऑन डिवाइडिंग ये टर्म बच जाएगा n टाइम्स साइन थीटा प्लस f टाइम्स कॉस थीटा डिवाइड बाय n टाइम्स कॉस थीटा माइनस f टाइम्स साइन थीटा। m and n कैंसिल आउट हो गया, सो हो जाएगा v स्क्वायर बाय g इंटू। अब मुझे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में म्यू टाइम्स कॉस थीटा से या n टाइम्स कॉस थीटा से डिवाइड करूं। देखिए क्या होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n टाइम्स कॉस थीटा। देखिए इससे होगा क्या, आपके पास न्यूमरेटर में क्या है, n साइन थीटा माइनस प्लस f टाइम्स कॉस थीटा होल डिवाइड बाय, यहाँ पे मेरे पास n टाइम्स कॉस थीटा माइनस f टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय g इंटू। हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ईच टर्म में n cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब देखिए पूरा जो टर्म है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, ना आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? नो। यहाँ पे देखिए n and n gets cancel out, sin theta over cos theta becomes tan theta plus cos and cos gets cancel out। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ओवर नॉर्मल रिएक्शन, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो F यस ओवर सर। n किसके इक्वल हो जाएगा, बोल सकते हैं? यस सर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ उस पर्टिकुलर टर्म को म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टाइम्स tan थीटा। मुझे यहाँ वेलोसिटी निकालनी है, तो जी आर यहाँ पे डिवाइड में उससे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, एंड सब पे स्क्वायर था उस साइड तो इससे जाके रूट अंडर। तो ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी उस पर्टिकुलर व्हीकल की ऑन दैट पर्टिकुलर इंक्लाइन ट्रैक कितना हो सकता है कैलकुलेट कर। आगे कोई डाउट इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में? अदिति कुछ समझ नहीं आया हो? लिख लिया?
Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, तो ये मैंने टर्म डिफाइन किया। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस कंडीशन में, तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन किधर की तरफ आप कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक या जो व्हीकल है वो आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन के जस्ट अगेंस्ट, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछता कि मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, तब वहां पे कैसे सॉल्व करते हैं? तब उस कंडीशन में फॉर मिनिमम वेलोसिटी, ये आपके कोर्स में नहीं है बट कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक, इसलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं। जैसे मैं इंक्लाइन प्लेन इस तरह, इस तरह, यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक लिया या व्हीकल मान लीजिए यहाँ पे इस तरह, मैं सामने से देख रहा हूँ, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स, एक मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस तरह यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगी तो जो व्हीकल है वो स्किड कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब उस चीज को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता होगा, कुछ यहाँ पे इस तरह। तब इस फ्रिक्शन फोर्स के दो डिफरेंट कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह, एंड एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, बाहर की तरफ ऐसे, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह। तो इन सारी वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं, तो ये मेरे पास है नॉर्मल रिएक्शन, ये मेरे पास है इंक्लिनेशन थीटा, तो ये टर्म हो जाएगा n टाइम्स कॉस थीटा, ये टर्म हो जाएगा n टाइम्स साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा इस पर्टिकुलर टर्म के बेस पे, इसलिए ये टर्म हो जाएगा f टाइम्स कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास f टाइम्स साइन थीटा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इसके लिए वैल्यू सॉल्व करूं, तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो अवे है, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा अपवर्ड हो गया एंड ये मेरे पास अवे हो गया। तब इसकी वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, वेलोसिटी मिनिमम इज इक्वल्स टू जी आर tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू टाइम्स tan थीटा होल रूट अंडर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो मिनिमम वेलोसिटी में यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, बस इतना ही देखिएगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब इस पर्टिकुलर टर्म के बेस पे दो टर्म और पूछा जाता है, एक को बोलते हैं हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और बेंडिंग ऑफ प्लेन, या दूसरा टर्म पूछा जाता है कि वो पर्टिकुलर व्हीकल अगर फ्लैट ट्रैक पे मूव करता हो उस कंडीशन में। तो पहला टर्म हम डिफाइन करते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट या बेंडिंग ऑफ प्लेन। देखिए कैसा होगा, किसी भी कर्व ट्रैक के ऊपर या कोई भी शार्प टर्न पे हम वेट या उस पर्टिकुलर बाइसाइकिल को कैसे टर्न कराते हैं? क्या बिल्कुल स्ट्रेट होके टर्न कराते हैं या अपने आप को बेंड करते हैं तब टर्न होता है? आई थिंक आप लोगों को साइकिल चलाने आता है, सर अपने आप को बेंड को बेंड करके। तो अगर बिल्कुल वर्टिकल होके अगर टर्न कीजिएगा तो शायद आप गिर जाइएगा, ठीक। तो देखिए होता क्या है, एक लाइन मान लीजिए वर्टिकल लाइन, ठीक, एक लाइन मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तब जो साइकिल होगी उसका इंक्लिनेशन इस पर्टिकुलर से थोड़ा सा टर्न करते हैं ऐसे,
वो डिपेंडिंग अपॉन कितना शार्प टर्न है उसके हिसाब से अपने आप को बेंड कराते हैं ताकि उस टर्न को इजीली मूव कर पाए। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से उसका हैंडल कनेक्टेड होगा जिस तरह, मान लीजिए, एंड यहाँ पे कोई उसको चला रहा है, वो है ठीक इस पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जैसे ही टर्न करूंगा तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा मैं पहले वो डिफाइन करूँ। तो इसका लाइन ज्वाइनिंग एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता होगा एन, तब उसके लिए एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो डिफरेंट कंपोनेंट होगा। अगर बिल्कुल वर्टिकली अगर आपने आप को टर्न करने की कोशिश कीजिए तो उसके पास कोई कंपोनेंट नहीं होगा। कौन सा? इधर वाला। मैंने आप यहाँ से यहाँ तक बेंड किया sin एंगल थीटा, तो यदि अपने आप को बेंड किया थीटा तो इसके लिए एक टर्म हो जाएगा n cos थीटा और एक टर्म हो जाएगा n sin थीटा। ये n sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर्टिकुलर व्हीकल को या साइकिल को आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करने के लिए। अगर आपने अपने आप को बेंड नहीं किया ठीक कर्व के टूवर्ड्स ताकि ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आ जाए, तब आप उल्टे डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा। आई बस समझ। कभी कभी देखा Yes, होगा आपने वहां पे कहते हैं बाइक की रेसिंग होती है तो किसी किसी को देखा होगा कि वो कर्व पे जैसे ही टर्न करता है तो अगर प्रॉपर टर्न नहीं करेगा तो वो कर्वेचर के उल्टे साइड क्या हो जाता है, 2-3 बार पलट के वो गिर जाता है, आउट ट्रैक के बाहर चला जाता है। तो उसने बेसिकली हुआ क्या, अपनी बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उतना अमाउंट उसने बेंड नहीं किया, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई एंड उसको ट्रैक से बाहर लेकर चली गई। आई बस में yes, sir. ओके, तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता होगा mg। सो फॉर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और प्लेन, ठीक, द राइडर must bend at theta so that there will be a component of normal to overcome centrifugal force। अब इक्वेट कर दीजिए उस पर्टिकुलर टर्म में, वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरे पास है mv²/r, इसके इक्वल n टाइम्स sin थीटा। वर्टिकल फोर्स mg should be equals to n टाइम्स cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, mm कैंसिल आउट, सॉल्व कीजिए तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू gr टाइम्स tan थीटा इतनी होनी चाहिए। या यहाँ पे अगर इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/g r, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आए? Yes, sir. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना तो सिंपली जो हमने ऊपर डिराइव किया था उसी पर्टिकुलर टर्म में न्यू की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। Sir, the के बाद क्या लिखा है? The rider must bend at theta so that there will be a component of normal reaction to overcome centrifugal force. Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? तो बस एक सेकंड। यस सर।
एक नेक्स्ट टर्म पूछा जाता है, अगर कोई व्हीकल किसी फ्लैट रोड पे मूव करती है, जैसे आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 जो रेसिंग होता है वो फ्लैट रोड पे होता है, तो वहां पे मोशन कैसा हो सकता है? वहां पे भी तो बहुत सारे कर्व कर्व ट्रैक होते हैं, तो उसके लिए ठीक, सो मोशन ऑन फ्लैट कर्व ट्रैक, ठीक। तो वहां पे सपोज कर लीजिए आपका कर्व ट्रैक है इस तरह, इसके ऊपर कोई भी व्हीकल मूव कर रही है, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा, पहले हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई व्हीकल है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व ट्रैक पे अगर मूव करती हो तो उसको आउटवर्ड ले जाने के लिए एक फोर्स होता है उसके कर्वेचर के अगेंस्ट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रैक है वो फ्लैट है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो सिर्फ एक चीज बच जाएगी, कौन सी? फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसको बैलेंस करेगा। तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। इसके अलावा और कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा? वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकली इनवर्ड। तो अगर ये फोर्सेस का सम 0 के इक्वल हो जाए तभी वो फ्लैट रोड पे इजीली मूव कर सकता है, अदरवाइज वो स्किड कर जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। आई बस समझ? यस सर। इसीलिए उन टायर्स की जो ग्रिप होती है बहुत ज्यादा होती है, ताकि ये पर्टिकुलर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू इसके, ताकि इजीली टर्न करे इस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर। ओके, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फॉर सेफ ड्राइविंग नेट फोर्स शुड बी 0, तो इसलिए यहाँ पे mv स्क्वायर ओवर r शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड mg शुड बी इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। जस्ट डिवाइड कर दीजिए, सो v स्क्वायर अपॉन g इंटू r, f अपॉन n, f अपॉन n को मैं क्या बोल सकता हूँ? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ से v शुड बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ जी आर अंडर। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर व्हीकल की उस कर्व ट्रैक के ऊपर। यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप पिछला वाला फॉर्मूला याद रखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला था जी आर टाइम्स tan थीटा प्लस और माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टाइम्स tan थीटा होल अंडर रूट। तब इसी पर्टिकुलर टर्म को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास फ्लैट ट्रैक है तो वहां पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। अगर आपके पास बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है तो वहां पे म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। थीटा 0 पुट कर दूंगा तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स जी आर अंडर रूट आ जाएगा। अगर म्यू की वैल्यू 0 कर दूंगा तो v इज इक्वल्स टू रूट अंडर जी आर टाइम थीटा। तो आप एक इक्वेशन याद रखिए, बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएगा। यस सर। आलिया आपने लिख लिया है? यस सर। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक। वो सारे टर्म हमने डिफाइन कर लिए, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन था, आई थिंक नीट 2016 में, ठीक। उन्होंने कहा कि कोई टेबल है, ठीक, इस तरह, उसके ऊपर एक पुली इस तरह, उससे कनेक्टेड ब्लॉक यहाँ पे, ठीक, एंड एक यहाँ पे, एक ब्लॉक कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है। तीनों ब्लॉक का मास सेम है, ठीक, एंड जो सरफेस है वो सेम कोएफिशिएंट म्यू अप्लाई कर रहे हैं। इस ब्लॉक का भी मास है
इस ब्लॉक का भी मास m, इस ब्लॉक का भी मास m, तब क्वेश्चन पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मैंने ऐसे क्वेश्चन मतलब पुली पे बेस्ड वहां पे पढ़ाया था मैंने आपको। बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लूड करना और कुछ भी नहीं। अदिति सॉल्व हो जाएगा? Yes, that's right. सर एक बार आप क्वेश्चन समझा सकते हैं? 3 आइडेंटिकल ब्लॉक है, ठीक, जिसमें 2 ब्लॉक किसी रफ सरफेस पे प्लेस है और एक ब्लॉक हैंड है, तब इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने पुली पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका सिखाया था। इस पूरे सिस्टम को आप स्ट्रेट अज्यूम कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से अज्यूम कर लिया कि पूरा एक स्ट्रेट स्ट्रिंग के ऊपर कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से। एक ब्लॉक यहाँ पे मान लीजिए, एक ब्लॉक यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, एंड एक ब्लॉक यहाँ पे मान लीजिए। बोल सकते हैं कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो ब्लॉक है इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता हुआ ग्रेविटी, जो कि एक्सेलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जस्ट ऑपोजिट टेंशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जस्ट ऑपोजिट टेंशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऑपोजिट टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन टी डैश मान लीजिए, एंड इस पॉइंट पे टेंशन टी डैश मान लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता हो क्योंकि दोनों रफ सरफेस पे है, तो मोशन के अगेंस्ट न्यू टाइम्स mg, यहाँ पे फ्रिक्शन न्यू टाइम्स mg। हो सकता है Yes, sir. आगे इसके अलावा कोई फोर्स तो नहीं एक्ट करता होगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय टोटल मास। सो नेट फोर्स वुड बी mg minus t plus t minus t plus t minus of t dash plus t minus of mu mg and minus of mu mg whole divided by total mass of the system, that is m plus m plus n। ये समझ आया? Yes. कौन कौन सा टर्म कट जाएगा? सारी चीजें कट जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा, mg माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू mg डिवाइड बाय 3 है। n कॉमन कर लीजिए, कैंसिल आउट, g बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, विदाउट। No. आगे समझ आया है क्वेश्चन? यस सर। लिख लिया? यस सर। डन सर। ओके, सो ये कुछ एप्लीकेशन थे उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमने डिफाइन कर दिया। मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन और बताने हैं इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन से रिलेटेड। सो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो पर्टिकुलर टर्म या क्वेश्चन बताऊंगा, एंड देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो एनर्जी का। आई बस में यस सर। Sir, एक और बार repeat करिए.
मैंने अभी एक दो क्वेश्चन नहीं बताए हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, एक दो और कंसेप्ट थे न्यूटन मतलब इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन में नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको वो डिस्कस करूंगा एंड देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू करूंगा, ठीक है? यस सर। ओके देन इतना पढ़ के रखिएगा, मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं जरूर इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके देन थैंक यू सर।